पर सर्ग सर्वनामों में मिलकर लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रियापद के बिना भी वाक्य बनाया जाता है, जैसे राजीव, पंकज, तुम्हारा घर कहाँ है आदि। वाक्य के अंग हम पढ़ेंगे। वाक्यों के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में हमें कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसको हम समझने के लिए निम्न प्रकार से देखें। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हो गया शुभम, विधेय हो गया पुस्तक पढ़ता है। वह उद्देश्य हो गया वह लड़की, विधेय हो गया अत्यंत सुंदर है। उद्देश्य क्या है? रानी, विधेय हो गया पत्र दिख रही है। उद्देश्य हो गया रीता चित्र बनाती है। उद्देश्य हो गया पिताजी, और विधेय क्या हो गया? घड़ी ठीक कर रहे हैं। वाक्य के उद्देश्य में वाक्य का कर्ता या क्रिया के व्यापार को करने वाला रहता है। एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं। जो अतिरिक्त पद उद्देश्य से जुड़ा होता है उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, तथा विधेय से जुड़े अतिरिक्त पद विधेय विस्तार कहलाते हैं। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य अनुपस्थित भी रहता है, जैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो किसको करनी चाहिए? इसमें उद्देश्य हमें पूरे देश में होली मनाई जाती है। अब इसमें उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे। मेरा एक काम करो, अब इसमें उद्देश्य किसे है? तुम मेरा एक काम करो। वह मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो यहाँ उद्देश्य क्या होगा? तुम वहाँ मत जाओ। इन वाक्य में हमें, हमारे, तुम उद्देश्य अनुपस्थित है। वाक्य के प्रकार। वाक्यों को दो आधारों पर निम्नलिखित प्रकार में बांटा जाता है, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा जो है मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद रहता है वे सरल वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे विशाल पढ़ता है, ताजमहल आगरा में है, मैं बाजार जाऊंगी। इन वाक्यों में एक उद्देश्य है तथा एक विधेय है। निम्न को देखिए। उद्देश्य मेरा घर, उद्देश्य मेरा घर विधेय विद्यालय के पास है। उद्देश्य दीपक, और विधेय क्या है? निबंध लिखता है। प्रेमा, उद्देश्य हो गया प्रेमा और विधेय हो गया पढ़ती है। संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। अंकित विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। इन वाक्य में नहीं, तो और इसलिए शब्द समुच्चय बोधक है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। इन वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इनमें भी उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। नितिन ने कहा कि वह रोहित से मिलेगा। इन वाक्य में सौरभ ने मुख्य
सौरभ ने क्या हो गया, मुख्य उपवाक्य। नितिन ने कहा मुख्य उपवाक्य की समुच्चय बोधक हो गया। और वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो गया। वह रोहित से मिलेगा, आश्रित उपवाक्य, क्योंकि वो मिलेगा इसलिए क्या हो गया, आश्रित। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां जो है संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य, आठवां विषम बोधक वाक्य। पहला जो है विधानवाचक वाक्य क्या है, समझे इसको। वह वाक्य जिसमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दीपक लिखता है, गायक ने गीता सुनाई। प्रश्नवाचक दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुम कब आए, बालक कमरे में क्या कर रहे हैं, ये हो गया प्रश्नवाचक। तीसरा हो गया निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जिन वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें क्रिया के न होने का कार्य हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे को मत उठाओ। अब आइए चौथा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे आप समय पर आते हो, गाड़ी मिल जाती है। दूसरा उदाहरण, आप आते हो तो मैं भी चल पड़ता। पांचवा है अज्ञातवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात का या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि कक्षा में बाहर जाओ। दूसरा, गरीबों की सहायता करो। ये हमने आज्ञावाचक सूचक का उदाहरण बताया। अब आइए छठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, शायद उसका पत्र आ जाए, यहाँ पे संदेह है। दूसरा भी देखिए, शायद हम शिमला जाएं, इसमें भी संदेह है। अब आइए सातवां इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। इसमें हमने आपको अपनी इच्छा प्रकट करके बताया। विषम आदिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विषम, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है, उन्हें हम विषम आदिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, तुम चोरी करते हो। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। थैंक यू बेटा।